नमस्कार दोस्तों। आइए फिर हम देखते हैं अपने विज्ञान के कुछ क्वेश्चन सवाल और उनसे जुड़ी कुछ जानकारियाँ। ठीक है, तो हमारा पहला सवाल क्या कहता है ये देखते हैं। हमारा पहला सवाल है कि प्रतिरोध का मात्रक है। प्रतिरोध का मात्रक है क्या है? एम्पेयर है, कूलाम है, ओम है कि वोल्ट है? तो प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम। क्या है? ओम। ओम इसका आंसर है ओम। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? ओम है। ठीक है, आइए देखते हैं ये ओम है क्या? ये विद्युत प्रतिरोधक है। ठीक है, ये का एसआई मात्रक क्या है? ओम है। इसे कहां से लिया गया है? ये एक ग्रीक अक्षर जिसका साइन ये होता है उससे दर्शाया जाता है। ठीक है, और इसका फॉर्मूला क्या है? I इक्वल टू वी बाई आर। ठीक है, V फॉर वोल्ट एंड I फॉर एम्पेयर। ठीक है, और जैसे अगर हमको बड़ी यूनिट नापना है तो उसके लिए किलो ओम, और उससे भी बड़ी नापना है तो मेगा ओम। ठीक है, आइए देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल हमारा क्या है कि पादप में बीजांड कहाँ होता है? पादप में बीजांड कहाँ होता है? अंडाशय में होता है, पत्ती में होता है, तने में होता है कि जड़ में होता है? तो कहाँ होता है ये बीजांड? कहाँ होगा ये? न पत्ती में हो तो होगा नहीं। ठीक है, ये होगा अंडाशय में। ठीक है, कहाँ होगा ये? अंडाशय में। आइए देखते हैं, ये देखिए बीजांड फूल के मादा अंग यानी कि अंडाशय। ये अंडाशय क्या है आपका? ये। ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं? अंडाशय कहते हैं। ठीक है, इसका स्थान कहाँ होता है? अंडाशय के अंदर बीजांडासन पर। ठीक है, ये देखिए ये इसका फिगर है। ये बीजांड है, मादा युग्मक, अंडाशय, वर्तिका। ठीक है, ये आप फिगर देखिए, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये है आपका ओवल, ओवरी। ठीक है, अंडाशय को इंग्लिश में ओवरी बोलते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव्य है। अधातु जो नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड है। कौन सी है? आयोडीन है, ब्रोमीन है, सल्फर है कि फास्फोरस है? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमीन कमरे के ताप पे ये क्या होती है? द्रव अवस्था में होती है। किस अवस्था में होती है ये? द्रव अवस्था में होती है रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, ब्रोमीन फॉर्मूला इसका क्या है? Br। ठीक है, अधातु है ब्रोमीन। सवाल ये भी उठ सकता है कि कौन सी धातु है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में है या तरल फॉर्म में है? तो उसका आंसर हो जाएगा मरकरी, पाया। ठीक है, अवस्था क्या है इनकी? कमरे के तापमान पर तरल है। ठीक है, अब ये देखिए ये ब्रोमीन है, ये इसका ब्रोमीन है, ये ऐसी रहती है, इसमें दिखा भी होगा कहीं। ये है एक लाल भूरे रंग का। ठीक है, ये कैसी होती है? लाल और भूरे रंग की होती है। ठीक है, इसका हमारे जीवन में, हमारे डेली के जीवन में डेली इसका कहाँ यूज होता है? अग्निरोधक में यूज होता है, जल उपचार में यूज होता है। ठीक है, फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन में यूज होता है इसका, किसी और कीटनाशक में, और फोटोग्राफी और तेल और गैस उद्योग में होता है। ठीक है, कहाँ कहाँ होता है? अग्निरोधक में ये सब आपका दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि अब फार्मास्यूटिकल्स में कई दवाइयों में ये क्या कहता है? मिलाई जाती है। ठीक है, किसी में, और कीटनाशक फसलों की सुरक्षा के लिए कीटनाशक होते हैं उनको पेस्टिसाइड, उसमें भी ब्रोमीन का यूज होता है। ठीक है, जल उपचार के लिए स्विमिंग पूल, हाथ टब या औद्योगिक शीतलता प्रणालियों में पानी साफ करने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, बैक्टीरिया और वायरस को मारने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है,
ये सवाल भी बन सकता है, ठीक है। ये बैक्टीरिया और वायरस पानी में, स्विमिंग पूल या औद्योगिक शीतल प्रणालियों में पानी को साफ करने के लिए किसका यूज होता है, यह भी आपका सवाल बन सकता है। तो इसका भी आंसर ब्रोमीन होगा, ठीक है। आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। यह है कि सिंगल सेल कौन सी है, ठीक है। सिंगल सेल कौन सी है, ये आप लोगों को पता ही होगा सिंगल सेल कौन सी है, ठीक है। एकदम लप्पू सा क्वेश्चन है ये तो आपको कभी भी कोई भी पूछ लेगा तो भी आपकी जुबान पे ये होना चाहिए कि इसका ऑप्शन कोई मतलब ही नहीं है। इसका क्या है आंसर, अमीबा। ये अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको पता ही होगा, ये इसका आंसर अमीबा ही होगा, सिंगल सेल, ठीक है। ये देखिए, ये क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, एक कोश की। इसमें एक कोश क्या होती है, ये उसी में अपना खाना भी बनाता है, पाचन कहता है, श्वसन कहता है, प्रजनन कहता है। खाना नहीं बनाता, खाना तो ये बाहर से खाता है। हमारी जो पहले क्लास है उसमें हमने आपको फिगर के थ्रू समझाया था, तो उसको अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपको पता होगा कि ये बाहर से खाना खाता है। ये क्या कहता है, ये सिंगल सेल होता है और एक ही सेल में, ठीक है। ये एक ही सेल में क्या कहता है, ये पाचन भी कहता है, श्वसन भी कहता है और प्रजनन भी कहता है। मतलब ये एक से अपनी पीढ़ी को आगे भी बढ़ाता है, सिंगल सेल होके, ठीक है। इसके उदाहरण क्या क्या हैं, अमीबा हो गया, ठीक है, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कुछ शैवाल होते हैं, शैवाल मतलब कि काई, काई जिसको कहते हैं शैवाल काई, ठीक है, जो कि एक शैवाल क्या होता है, प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत होता है। सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें पाई जाती है, शैवाल में ही पाई जाती है। अभी तक था कि उसमें पाई जाती थी, क्या कहते हैं उसको, सोयाबीन में, लेकिन अब उसको इसने पीछे कर दिया है। अब सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है शैवाल में पाई जाती है, ठीक है, एल्गी में। अमीबा क्या है, ये अपना आकार बदलता है, ये अपना शेप जो है बदलता रहता है अमीबा, ठीक है। ये ईस्ट है, बैक्टीरिया। आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है कि पतले तार में किसको बदला जा सकता है, पतले तार में किसको बदला जा सकता है। हमारा ऑप्शन है सोना, तांबा, लो, चांदी, तांबा, लो, सोना। क्या है हमारा ऑप्शन, हमारा ऑप्शन है चांदी, तांबा, लो, सोना, ठीक है। तो हम इसमें सभी को बदल सकते हैं तार में, चांदी को भी बदल सकते हैं, तांबा को भी, लोहे को भी और सोने को भी, लेकिन इसका आंसर सोना होगा। क्यों, क्यों, क्योंकि इसकी डक्टिलिटी सबसे ज्यादा होती है। आइए देखते हैं कैसे। पतले तार में मुख्य रूप से धातुओं को बदला जा सकता है, जिनमें, क्योंकि उनमें तन्यता नामक गुण होते हैं, ठीक है। सोना, चांदी, तांबा, एल्युमिनियम, ठीक है, सबसे ज्यादा किसमें होता है, सोना में होता है, इसलिए हमारा आंसर सोना हो जाएगा, ठीक है। हमारा आंसर सोना क्यों होगा, क्योंकि इसकी तन्यता सबसे अधिक होती है। क्या होती है, सबसे अधिक होती है। उसके बाद किसकी होती है, चांदी की होती है, उसके बाद तांबा की, फिर एल्युमिनियम की, ठीक है। सबसे ज्यादा किसकी होती है, सोने की होती है। अच्छा ये देखिए कि सोने की होती है, ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, ये एंड पॉइंट होती है। अंतिम में इसको इतना तान दिया जाता है कि ये उसके बाद टूट ही जाती है, मतलब कि बहुत ज्यादा इसमें तान्यता होती है, ठीक है। कॉपर वायर आपने देखा ही होगा, घर में होंगे, एल्युमिनियम वायर भी होता है, ठीक है। चांदी और सोने में होता है, लेकिन ये काफी कॉस्टली होता है, इसलिए इनका यूज नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, ठीक है। ये तो आप सबको मालूम ही होगा कि न्यूटन, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन क्या है, क्या है, न्यूटन का प्रथम नियम क्या है, बल का नियम है, दाब का नियम है, जड़त्व का नियम है कि गति का नियम है। बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये तो आप बिना ऑप्शन के भी बता सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, जड़त्व का नियम। ये देखते हैं, न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है, ठीक है। यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही जाएगी, या यदि वह एक समान गति से सीधे रेखा में चल रही है तो
चलती ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित कार्य न करे। ठीक है, देखिए न्यूटन के 3 लॉ थे मोशन के। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपको पता ही होगा, लेकिन फिर भी आपको एक बार बता दे रहे हैं कि जब कोई भी वस्तु रेस्ट में रहती है, ठीक है, व्यायाम अवस्था में रहती है, जब तक उस पर अतिरिक्त कोई बल नहीं लगाया जाए तब तक वे मोशन में नहीं आती। दूसरा क्या है, जब कोई भी वस्तु मोशन में है, जब तक उस पर कोई फोर्स नहीं लगता तब तक वे रेस्ट में नहीं आती है, वे व्यायाम में नहीं आती है। ठीक है, जैसे पेंडुलम है, ठीक है, जब इस पे बल लगाएंगे तो ये यहाँ पे जाके इसको डिस्टर्ब करेगी, ये फिर यहाँ से गतिमान होगा, और जब तक कोई बाहरी बल नहीं इस पे लगेगा तब तक ये गतिमान नहीं होगा। ठीक है, तब तक ये व्यायाम अवस्था में रहेगी। वैसे ही जब ये गतिमान है, जब तक इस पे फ्रिक्शन फोर्स नहीं लगेगा जो हमारे अर्थ पे है, ठीक है, जब तक इस पे बाहरी फोर्स नहीं लगेगा तब तक ये गति में ही रहेगी। जब इस पे बाहरी फोर्स लगेगा तभी ये व्यायाम अवस्था में आएगी। ठीक है, तीसरा नियम है एक्शन रिएक्शन। ठीक है, एक्शन रिएक्शन मतलब कि किसी भी कार्य का विपरीत होता है। जैसे कि आप नाव से कूदिए तो एक्शन रिएक्शन होता है। ठीक है, आप दीवार को धक्का दीजिए तो आपको लगेगा दीवार हमको धक्का दे रही है, तो वही है एक्शन रिएक्शन। ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा, तीनों लॉ न्यूटन के। ठीक है, अगला सवाल है हमारा, शरीर के संतुलन का केंद्र कहाँ होता है? शरीर के संतुलन का केंद्र कहाँ होता है? हमारी जो शरीर है, जैसे हम खड़े ही हैं या हाथ हिला रहे हैं, बोल रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये कहाँ से संतुलित होता है? हम हाथ हिलाएं तो हाथ से तो होगा नहीं, बोल रहे हैं तो मुंह से तो नहीं होगा, ये कहाँ से होगा? हृदय से होगा, छोटी आंत, विक या मस्तिष्क? अनु होगा यहाँ, अनु, अनुमस्तिष्क। कहाँ से होगा? अनुमस्तिष्क से। ठीक है, व्यक्त से तो होगा नहीं। ठीक है, हृदय से भी नहीं होगा, छोटी आंत से भी नहीं होगा। जाहिर सी बात है, हम लोग सोचते हैं सब कुछ कंट्रोल हमारा यहाँ से होता है। कहाँ से होता है? दिमाग से। ठीक है, शरीर का संतुलन कहाँ से होता है? अनुमस्तिष्क से। कहाँ से होता है? अनुमस्तिष्क से। ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग छोटा दिमाग भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं उसको? हम लोग छोटा दिमाग भी कहते हैं। यह भी सवाल आ सकता है आपका कि छोटा दिमाग किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अनुमस्तिष्क सेरेब्रम को। ठीक है, यह भी सवाल आ सकता है कि छोटा दिमाग हम किसे कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ स्थित होता है? ये दिमाग के पिछले हिस्से में यहाँ पे स्थित होता है। ठीक है, और इसके साथ साथ क्या है? आंतरिक कान भी हमारा क्या कहता है? ये भी हमारा संतुलन बनाने में काम करता है। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण भी होता है। गुरुत्वाकर्षण कब होता है? जैसे हम चल रहे हैं, ठीक है, तो ग्रेविटी जो है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी जिसको कहते हैं, जो कि हम लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, तो वे भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है संतुलन बनाने के लिए। ठीक है, दिमाग तो है ही है, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बहुत ज्यादा है। जैसे कभी बाइक हम लोग घुमाते हैं काफी तेज, जो आजकल के नए लड़के काफी तेज बाइक घुमाते हैं, तो क्या कभी कभी क्या करती है, बाइक स्लिप हो जाती है। ठीक है, तो वह तो फ्रिक्शन की वजह से होता है, लेकिन कभी कभी बच्चे गिर जाते हैं बिना बाइक स्लिप हुए। तो वहां पे क्यों होता है ऐसा? क्योंकि वहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी ठीक से काम नहीं कर पाती है। ठीक है, ये फिजिक्स का टॉपिक है, ये हम आपको फिर कभी बताएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में। अभी ये देखिए कि अगर ये बायो की क्वेश्चन है तो इसका आंसर होगा अनुमस्तिष्क। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। पौधे में वाष्पोत्सर्जन कौन सा भाग कहता है? कौन सा कहता है? तना कहता है, जड़ कहता है, पुष्प कहता है कि पत्तियां कहती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियों के रंध्र में। देखिए, इसका आंसर तना भी हो सकता है। तना कब हो सकता है इसका आंसर? जब यहाँ पे कुछ खास पौधे दिए हैं, ठीक है, जैसे कैक्टस हो गया, नागफनी जिसको कहते हैं, तो वहां पे हमारा ऑप्शन हो जाए, आंसर हो जाएगा तना। लेकिन यहाँ पौधे दिया है, इसमें किसी खास पौधे के बारे में नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पत्तियां।
ठीक है, पत्तियों के अंत में। जैसे कि देखिए ये, अब देखिए ये है, ठीक है, ये छोटे छोटे पोए है, ठीक है, इनको क्या कहते हैं, स्टोमेटा, ठीक है, ओपन स्टोमेटा, ठीक है। यही से इन लोग क्या कहते हैं, H2O वाटर प्लस ऑक्सीजन को रिलीज करती है पत्तियां, ठीक है। ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं जो माइक्रोस्कोप से हमको दिखते हैं, इन्हीं से O2 ऑक्सीजन और पानी का वाष्पीकरण करती है, ठीक है। पत्तियां क्या कहती हैं, 95% से अधिक वाष्पोत्सर्जन पत्तियों के स्टोमेटा के माध्यम से होता है, ठीक है। तना और अन्य भाग कुछ मात्रा में वाष्पोत्सर्जन तने के माध्यम से भी हो सकता है, लेकिन पत्तियों की भूमिका सबसे प्रमुख है। पत्तियों की भूमिका सबसे प्रमुख है, ठीक है। तनों से और अन्य भाग से भी हो सकता है, लेकिन तनों से कहाँ, हम बताए आपको कहाँ हो सकता है, नागफनी जैसे पेड़ है तो उसमें तने ही होते हैं, उसमें पत्तियां नहीं होती, उसके पत्तियों का काम उसके कांटे कहते हैं, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। उसमें बहुत कम होता भी है, क्योंकि वे ज्यादातर ऐसी जगह पे होते हैं, रेगिस्तान, जहाँ पे पानी की बहुत कमी होती है, तो उसमें क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, ठीक है। तने मोटे होते हैं तो उनको वहां पे क्या जरूरत होती है, वहां पे उनको पानी की जरूरत होती है, ठीक है। तो उनमें वाष्पोत्सर्जन बहुत कम होता है, लेकिन जो भी होता है उनके तने के थ्रू होता है। अगला क्वेश्चन मैं कहता है, लोहे का अयस्क कौन सा है। लोहे का अयस्क कौन सा है। तो लोहे का अयस्क क्या है बच्चों, आइए देखते हैं ऑप्शन, सिल्वेनाइट, सिनेबार, हेमेटाइट या गैलेना। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हेमेटाइट, ठीक है। देखिए हेमेटाइट लोहे का सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण और प्रमुख अयस्क है हेमेटाइट, Fe2O3, जिसका फॉर्मूला क्या है, Fe2O3, ठीक है। ये कुछ ऐसा दिखता है, ये उसकी, देखिए ये क्या है, हेमेटाइट, ठीक है। इसका ये उच्च गुणवत्ता वाला अयस्क है, जिसमें 60 से 70% तक शुद्ध लोहे पाया जाता है। देखिए सवाल ये भी उठ सकता है आपका कि किस अयस्क में 60 से 70% तक शुद्ध लोहा पाया जाता है, तो उसका भी आंसर हो जाएगा हेमेटाइट। या ये भी हो सकता है कि हेमेटाइट में कितने प्रतिशत तक शुद्ध लोहा पाया जा सकता है, तो ये भी आपका एक आंसर क्वेश्चन बन सकता है। तो आप इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि 60 से 70% तक शुद्ध लोहा पाया जाता है। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा इसका यूज होता है, ठीक है। और ये लोहे के प्रमुख अयस्क हैं, निम्नलिखित हैं, जैसे मैग्नाइट है FeCO4, ठीक है, लिमोनाइट है FeOOH NH2O, ठीक है। ये पीले रंग का अयस्क होता है, ये सबसे अच्छा गुणवत्ता वाला अयस्क होता है जो चुंबकीय होता है, ठीक। सिडराइट, ठीक है, निम्न गुण वाला अयस्क है। ये कहाँ मिलते हैं, ये क्या कहते हैं, हेमेटाइट मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गोवा और कर्नाटक में मिलता है, ठीक है। देखिए क्या है कि आपका ऑप्शन में, जैसे ऑप्शन में ये भी आपका दे सकता है कि क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि चुंबकीय गुण लोहे के किस अयस्क में चुंबकीय गुण होते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटाइट, ठीक है, मैग्नेटाइट। इसको आप ऐसे भी याद सकते हैं, मैग्नेट, तो उससे भी आपको इसको याद कर सकते हैं कि इस अयस्क में चुंबकीय होता है, चुंबकीय मैग्नेट, ठीक है। तो मैग्नेटाइट, ठीक है। आगे देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, दोहरी झिल्ली वाला अंग कौन सा है। दोहरी झिल्ली वाला अंग कौन सा है। हमारा ऑप्शन है केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, हरितलक वक या उपयुक्त सभी। तो दोहरी झिल्ली वाले कौन कौन से हैं हमारे, केंद्रिका भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, हरितलक वक भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है।
आइए देखते हैं, ये देखिए दो ही झिल्ली वाले कोशिका कौन से है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, न्यूक्लियस आपने देखा ही होगा, न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है आपका। ठीक, ये आपका क्लोरोप्लास्ट है और ये है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये क्या है? ये सब दो ही झिल्ली कोशिका है। ठीक है, क्या है? दो ही झिल्ली कोशिकांग है। ठीक है, अगर एकल झिल्ली पूछा जाता तो आपका है एंडोप्लाज्मिक है, गोल्गी है। ठीक है, और अगर बिना झिल्ली वाला है तो राइबोसोम है, माइक्रोबॉडी है, सेंट्रोसोम है। ठीक है, आगे देखते हैं हमारा इंजन को ठंडा करने वाला उपकरण है। इंजन को, कोई भी इंजन, जैसे बाइक का इंजन या कार का इंजन, लेकिन इसमें देखते हैं क्या है? पिस्टन है, कंप्रेसर है, रेडिएटर है कि ऑयल है। ठीक है, क्या है? पिस्टन। पिस्टन क्या कहता है? इंजन को ठंडा तो कहता नहीं है। कंप्रेसर वो भी नहीं कहता है। रेडिएटर और ऑयल, देखिए रेडिएटर में हम लोग पानी डालते हैं, तो पानी डालते हैं तो इसका मतलब है कि वे ठंडा करेगा, तभी उसमें पानी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, रेडिएटर। ठीक है, रेडिएटर, रेडिएटर देखिए ये आप लोगों ने सब ने देखा होगा ये। ठीक है, इसमें शहर के बच्चे तो काफी कम, लेकिन जो गांव के बच्चे हैं वो इसको बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्यों? क्योंकि गांव में जो ट्रैक्टर होता है उसको ऊपर से खोल के उसका छोटा सा ढक्कन होता है जहाँ पे रेडिएटर लगा होता है यहाँ पे, तो इसी में पानी डालते हैं। ठीक है, अब तो कूलेंट यूज होने लगे हैं, लेकिन पहले इसमें पानी डालते थे। ठीक है, ये काम कैसे करता है? ये देखिए इसका फिगर है। ठीक है, रेडिएटर को बॉटम टैंक, टॉप टैंक, कूलेंट फिल्टर प्लग, ठीक है, हॉट पाइप है ये। तो ये क्या कहता है? ये कूल, इंजन को ठंडा रखता है। कैसे ठंडा रखता है? ये फैन लगाया रहता है, इस पे हवा देती है, तो जो इसमें पानी भरा जाता है वे ठंडा होते, जब हवा पास होती है तो पानी ठंडा रहता है, जिसके थ्रू ये ठंडक बनाया जाता है। फिर यहाँ से पानी इंजन में जाता है, इंजन को ठंडा करके गर्म पानी आता है, ये साइकिल चलती रहती है। गर्म पानी आता है, फिर वे हवा के थ्रू ठंडा होता है, फिर वे ठंडा पानी जाता है, फिर गर्म, ये एक साइकिल होती है जो हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र है, पोटेशियम सल्फेट का सूत्र है। ऑप्शन है हमारे KSO4, K2SO4, KMnO4 या KCl। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? पोटेशियम सल्फेट क्या है? पोटेशियम सल्फेट K2SO4 हमारा ऑप्शन है सही, K2SO4। देखते हैं आगे। आगे क्या कहा है कि पत्तियां जल किस विधि द्वारा उत्सर्जित करती हैं? देखिए ये सवाल हम अभी कर चुके हैं। इसका क्या था? वाष्पोत्सर्जित कहाँ होती है? अब वही क्वेश्चन उल्टा करके दे दिया है, तो इसका आंसर अभी हमने देखा था, क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी हमने पहले ही ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन एक आ गया थोड़ा घुमा के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? स्पाइरो गाइया में किस विधि से जनन होता है? स्पाइरो गाइया में किस विधि से जनन होता है? हमारा ऑप्शन है विखंडन, द्विविखंडन, बहुविखंडन कि मुकुलन। तो स्पाइरो गाइया में किससे होता है? हमारा विखंडन से। किससे होता है? विखंडन से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है। क्या है? एकलिंगी पुष्प है। एकलिंगी पुष्प क्या है? एकलिंगी पुष्प ऑप्शन है हमारे सरसों, तरबूज,
लिली की गुड़हल, ठीक है, एक लिंगी, एक लिंगी मतलब वे या तो नर होगा या तो मादा होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा तरबूज, ठीक है। देखते हैं, ये देखिए एक लिंगी फूल, यूनी सेक्सुअल फ्लावर जिसको कहते हैं, वे फूल है होते हैं जिनमें केवल एक ही जनन अंग होता है। क्या होता है जिसमें एक ही जनन अंग पाया जाता है, ठीक है, या तो नर होगा या फिर मादा होगा, ठीक है। क्या क्या होगा, या तो वे केवल नर होगा या तो मादा होगा, ठीक है। इनकी विशेषताएं क्या है, इनको अधूरा फूल भी कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है, अधूरा फूल, इनकम्प्लीट फ्लावर कहा जाता है इनको। इनमें जनन के लिए परागण, क्रॉस पॉलिनेशन की आवश्यकता होती है, ठीक है। एक लिंगी फूल के उदाहरण क्या क्या है, आपका पपीता है, ठीक है, पपीते के फूल या तो केवल नर या तो केवल मादा होते हैं, ठीक है। मक्का है, तरबूज है, खीरा है, सफेद शहतूत है, ठीक है। देखिए जैसे आपका पपीता हो गया या मक्का या तरबूज या खीरा हो गया, तो आप इसको सबको तो एक एक फूल को तो आप पॉलिनेशन कराएंगे नहीं, तो इसमें कहां से पॉलिनेशन होता है, ये होता है हमारे कीट पतंगों से। किससे होता है, कीट पतंग, मधुमक्खी हो गई हमारी, या ड्रैगन फ्लाई जिसको हम लोग कहते हैं, वे हो गई, तितली हो गई, इनके द्वारा पॉलिनेशन होता है। जब ये एक फूल से दूसरे फूल पे बैठती है तो इनके पैरों में के थ्रू पॉलिनेशन हो जाता है, ठीक है। ये हमारा तरबूज का फूल है, ठीक है। इसमें केवल एक ही, या तो नर होगा वे तो या तो मादा होगा, ठीक है। और इसको पॉलिनेशन हमारे इंसेक्ट कहते हैं, फ्लाइंग इंसेक्ट, जैसे कि हमारी मधुमक्खियां हो गई, तितली हो गई, ये सब पॉलिनेशन इसमें कहते हैं, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, यकृत में कौन सा यश स्रावित होता है, यकृत में कौन सा यश स्रावित होता है, जठरयश, अग्न्याशयश, पित्तयश, कि इनमें से कोई नहीं, कौन सा होता है, इनमें से कौन सा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पित्तयश। क्या हो जाएगा, पित्तयश, ठीक है। यकृत में पित्तयश होता है, ठीक है। ये यकृति आपका लीवर है, ठीक है, यहाँ पे पित्तयश बनता है, ठीक है, और ये स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है, पित्ताशय जिसको कहते हैं, ठीक है। कहाँ होता है, ये यहाँ होता है, फिर यहाँ से निकल के ये खाने में मिल जाता है, खाने पचाने में हमारे पित्तयश काम आता है, ठीक। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मूत्र में हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण वर्णन किस वर्णन के कारण मूत्र पीला होता है, तो क्वेश्चन गलत है, थोड़ा मिस्टेक है। मूत्र में हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण किस वर्णन के कारण मूत्र पीला होता है, तो बायोग्लोबिन, यूरिया, यूरिकन की यूरोक्रोम, क्या होगा इसका आंसर, मूत्र में हीमोग्लोबिन के टूटने के कारण किस वर्णन का किस कारण मूत्र पीला होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम, ठीक है। आइए देखते हैं, ये देखिए जब कभी भी टॉयलेट पीला आता है तो किसकी वजह से होता है, यूरोक्रोम की वजह से। ये क्या होता है, या तो खाद्य पदार्थ की वजह से होता है, जैसे हम चुकंदर खा लिए, गाजर का सेवन बहुत ज्यादा कर लिए, ठीक है, तो हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, जैसे कोई बीमारी है, ठीक है, जिससे हमारी पीलिया, किडनी की बीमारी, यूटीआई जैसे रोग होते हैं, ठीक है। मेनली ये किडनी की ही बीमारी होती है, जिसकी वजह से किडनी के से ही ये पीला, जो हमारे टॉयलेट का कलर पीला होता है, वे मेन किडनी से ही कुछ होता है, तभी होता है, ठीक है। या तो हम गाजर ज्यादा खा लेते हैं तो ये किडनी ठीक से उसको साफ फिल्टर नहीं कर पाती है, या फिर कोई बीमारी होती है तब, ठीक है। इसके थोड़े से उपाय हैं, बहुत ज्यादा कारगर नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए कि विटामिन सी ले तो भी ये अगर हल्का फुल्का है, कोई बीमारी नहीं है, नॉर्मल है या छोटी मोटी जो शुरुआती है, तो अगर आप विटामिन सी जैसे लेते हैं,
खट्टे फल, जामुन, पत्तेदार सब्जियां लेते हैं उससे भी सही हो जाएगा। और पानी ज्यादा पीजिए, फल खाइए जैसे खीरा, तरबूज, जिसमें पानी की प्रचुर मात्रा हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि पानी इसमें पानी पीना बहुत ज्यादा लाभदायक होता है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। अगला क्वेश्चन कहता है कि साइकिल चलाते समय मस्तिष्क का कौन सा भाग कार्य करता है। देखिए, साइकिल जब हम लोग चलाते हैं तो हमारा कौन सा भाग काम करता है साइकिल में। हमारा ऑप्शन है अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, हाइपोथैलेमस या पोन्स। तो हमारा साइकिल चलाते समय हमारा कौन सा मस्तिष्क का कौन सा भाग काम करता है। साइकिल चलाते समय हमारा काम करता है अनुमस्तिष्क, ठीक है। देखते हैं अनुमस्तिष्क, ठीक है। क्या ये क्या काम करता है? जो पश्च मस्तिष्क का हिस्सा होता है, ठीक है। तो ये ब्लम, ये ठीक है। देखिए अभी आप एक क्वेश्चन और देखे थे कि आपका संतुलन, उसमें भी आपका आंसर क्या था? अनुमस्तिष्क ही था उसका आंसर। अभी पीछे जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो उसका भी आंसर क्या था? अनुमस्तिष्क ही था। और साइकिल चलाते समय कौन सा भाग काम करता है साइकिल चलाते समय? अनुमस्तिष्क की करता है। क्यों? क्योंकि इसमें भी बैलेंसिंग की जरूरत हमें पड़ती है। इसमें भी क्या कहता है? हमको बैलेंसिंग की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये हमारे शरीर का संतुलन बनाता है, ठीक है। अभी पीछे पूछा ही गया था कि हमारे शरीर का संतुलन कहाँ से हमारे शरीर संतुलित होती है, ठीक है, कहाँ से बैलेंस होती है? तो अनुमस्तिष्क से, ठीक है। मांसपेशियों के बीच समन्वय और सुचारू गति को नियंत्रित करता है, ठीक है। क्या कहता है ये कि हमारा हाथ साइकिल चलाते हैं तो केवल साइकिल पैडल मारना ही नहीं आता है, ठीक है। साइकिल चलाते हैं, पैडल भी मारते हैं, उसको हाथ से चलाते हैं, बैलेंस बनाते हैं, हाथ से उसका हैंडल घुमाते हैं। अगर हैंडल ज्यादा घूम गया तो गिर सकते हैं, कम घूम गया तो भी। तो वे बैलेंस जो है वे हमें कौन गाइड करता है? उसमें हमको अनुमस्तिष्क गाइड करता है। कौन गाइड करता है? अनुमस्तिष्क गाइड करता है, ठीक है। ये संतुलन और समन्वय बनाने का लिए जिम्मेदार होता है, ठीक है। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है, वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? हमारे ऑप्शन है संवेग, त्वरण, आवेग, विस्थापन। तो इसका आंसर हो जाएगा त्वरण। इसका आंसर हो जाएगा त्वरण, ठीक है। त्वरण माने एक्सीलरेशन, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या है? प्रति इकाई समय में वेग में परिवर्तन की दर, ठीक है। प्रति इकाई समय में वेग का परिवर्तन दर, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय, ठीक है। इसके प्रकार क्या होते हैं? ये धनात्मक भी होता है और ऋणात्मक भी होता है। धनात्मक कब होता है? जब वेग बढ़ता है, जब वेग बढ़ता है। और ऋणात्मक जब वेग कम होता है, ठीक है। जैसे कि बाइक में एक्सीलरेटर होता है, ठीक है। कहते हैं एक्सीलरेट करो, मतलब गाड़ी को भगाओ, एक्सीलरेशन ज्यादा करो, एक्सीलेटर बढ़ाओ या एक्सीलेटर कम करो, ठीक है। तो जब बढ़ाते हैं तो उसमें हमारी गति बढ़ती है, और जब घटाते हैं तो हमारी गति घटती है, ठीक है। तो यही है स्पीडिंग, जब हम लोग बढ़ाते हैं, स्लो डाउन जब हम लोग घटाते हैं। तो जब हम लोग बढ़ाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? धनात्मक प्लस, ठीक है। और जब घटाते हैं तो ऋणात्मक माइनस, क्या कहते हैं? ऋणात्मक। इसकी एसआई यूनिट क्या है? इसकी एसआई यूनिट है मीटर पर स्क्वायर, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हमारा अगला क्वेश्चन है पित्तरस किसके पाचन में सहायक होता है? पित्तरस जो हमारे लीवर में बनता है वे किसको पचाने में सहायक होता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा की विटामिन? किसको पचाने में काम आता है पित्तरस? विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। तो इसका आंसर हो जाएगा वसा। इसका आंसर हो जाएगा वसा। क्या हो जाएगा? वसा, ठीक है।
ये देखिए, पित्तयश मुख्य का वसा को पचाने का काम करता है, ठीक है, अवशोषण करता है, पचाना और अवशोषण करता है। हमारा क्वेश्चन बन सकता है कि पित्तयश, वहां ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि वसा को पता क्या है ये, कि वसा वसा को पचाने में क्या काम आता है, तो इसका ये भी हो सकता है कि पित्तयश काम आता है, ठीक है, वसा को पचाने में, ठीक है। ये यहाँ पे गॉल ब्लैडर से ये निकलता है और ऐसे खाने में मिल जाता है, ठीक है, पेट में जो हमारा भी खाना जाता है उसमें मिलके उसमें से वसा को और विटामिन, घुलनशील विटामिन जैसे ए डी ई, ठीक है, इनको अवशोषण में मदद करता है। क्या कहता है? इनके अवशोषण में मदद करता है, ठीक है। आइए देखते हैं, हो गया हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं, ठीक है। हमारा जो भी क्लास रहेगी, जो भी हमारा सेक्शन रहेगा, वो केवल और केवल 20 क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। अगर आपको और कम या और ज्यादा क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट कीजिए कि हाँ हमें इसमें क्वेश्चन और बढ़ाने हैं, या जो भी आपके विचार हैं आप वे हमारे सामने कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं आगे क्या है। अच्छा ये देखिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिए। क्वेश्चन आ भी सकते हैं ऐसे, जैसे अभी आपने देखा कि हमारा क्वेश्चन था कि लोहे का अयस्क क्या है, हेमेटाइट है। लोहे का अयस्क अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एल्युमिनियम का क्या है, तो एल्युमिनियम का क्या है, बॉक्साइड है। क्या है? बॉक्साइड, ठीक है। ऐसे ही तांबा का क्यूपाइट, पाया का सिनेबार, ठीक है, सीसा का गैलेन, और ये क्या है, ये किसका है, थोरियम का क्या है, थोरियम का मोनाजाइट, ठीक है। ये देख लीजिए, क्वेश्चन इससे भी बन सकते हैं। जैसे अभी आपसे पूछा कि लोहे का अयस्क को हम क्या कहते हैं, वैसे आपसे पूछ सकता है कि एल्युमिनियम को अयस्क को हम क्या कह सकते हैं, या पाया के अयस्क को क्या कह सकते हैं, ठीक है, सीसा के या थोरियम के अयस्क को हम क्या कह सकते हैं। तो इसको देख लीजिए, इसको थोड़ा याद कर लीजिए, ठीक है। इससे भी क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं। वहां पे लोहा पूछा है, लोहे की जगह आपसे तांबा भी पूछ सकता है, पाया भी या सीसा भी पूछ सकता है, तो ये थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है। आगे क्या है, अच्छा ये देखिए, कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि आदमी की मौत के बाद किडनी, लीवर, फेफड़ा, मस्तिष्क किसी भी अंग के पूछ सकता है कि वे कितनी देर तक जिंदा रहते हैं। तो हमारी किडनी लगभग 26 घंटे तक जिंदा रहती है, ठीक है। किडनी कितने, आदमी इंसान की मौत के बाद किडनी लगभग 26 घंटे तक जीवित रहती है, ठीक है। और लीवर 15 घंटे, फेफड़ा 8 घंटे, मस्तिष्क 20, हृदय 10 मिनट, सबसे कम यही होता है 10 मिनट, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बंद होगा तभी आदमी की पूरी तरीके से मौत होती है, ठीक है। त्वचा हो गया है, बाल हो गया है, आंखें हो गई हैं, और ये क्या नीचे वाल 6 घंटे यही है, ठीक है। देखिए ये हमारे 26 घंटे, 15 घंटे, 8 घंटे, 20 घंटे। अच्छा आप लोगों ने सुना होगा कि ऑर्गन डोनेशन, ठीक है, तो आदमी जब मर जाता है तभी ऑर्गन डोनेट करता है, ठीक है, कि हमारी जब हम मर जाएं तो हमारा ये अंग दान में हमने दे दिया। तो मरने के बाद भी देखिए किडनी हमारी 26, अगर कोई मरता है उसने अपनी किडनी दान कर दी है, तो 26 घंटे के अंदर अगर उसको सही प्रिजर्व करके किसी को ट्रांसफर करना है तो उसको 26 घंटे तक उस सही के मनुष्य के सही में भी जिंदी रहती है, ठीक है। उसके बाद ही उसकी मौत होती है। अगर उसके पहले हम उसको निकाल लिया जाए तो वे कहीं भी ट्रांसप्लांट हम लोग कर सकते हैं। जैसे लीवर 15 घंटे के अंदर उसको निकाल लिया जाए, फेफड़े को 8 घंटे के अंदर, तो ऐसे ही हम जो है उनको किसी और भी जरूरतमंद लोगों को दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए सरकार जोर देती है कि आप लोग अंग दान कीजिए, ठीक है, ऑर्गन डोनेशन इसीलिए कहती है। अच्छा ये देखिए एक और है, आजकल थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये, थोड़ा इसको देख लीजिए। क्यों? क्योंकि देखिए क्या है, आजकल का जो हम लोगों का सिस्टम है, ठीक है, रहने का सिस्टम, खाने का, चलने का, पहनने का, वे बहुत ही गड़बड़ है। तो उसमें देख लीजिए आप लोग थोड़ा कि इससे क्या हो सकता है। देखिए जैसे अगर हमारे आंख है, ठीक है,
अंधेरे में अगर हम मोबाइल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं या नींद कम होती है तो हमारी आंखों इससे इफेक्ट हो सकती है। तो आप लोग जब भी मोबाइल यूज कीजिए लाइट जला के यूज कीजिए। अगर मान लीजिए लाइट कम भी है तो उसकी ब्राइटनेस कम कर दीजिए, ठीक है। और नींद नींद बहुत जरूरी है, ठीक है। आजकल आप लोग क्या कहते हैं, एग्जाम आ गए हैं, काफी ज्यादा मेहनत करते हैं, नींद बहुत कम लेते हैं, तो वे तो ठीक है, टेंशन है, पढ़ रहे हैं, लेकिन नींद अगर आप नहीं ठीक से लेंगे तो आपकी आंखों पे भी इफेक्ट डाल देगी, ठीक है। फिर आपको चश्मा लगेगा, पावर बढ़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप पहले से ही थोड़ी थोड़ी तैयारी कीजिए, एग्जाम आए तो भी आपके ऊपर इतना बर्डन ना हो कि आप ठीक से सो ना पाए। सो नहीं पाएंगे, आंखें खराब होंगी, दिमाग डिस्टर्ब होगा, ठीक से कोई भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए तैयारी पहले से ही रखिए, ठीक है। एग्जाम के 4 दिन 10 दिन पहले से नहीं। पेट पेट हमारा क्यों कमजोर होने लगता है, बहुत देर तक भूखा रहने या अनियमित खान पान में। क्या कहते हैं आजकल बच्चे, पढ़ने बैठ जाते हैं, भूख लगी है, 1-2 बिस्किट खा लिए, पानी पी लिए, ठीक है, हो गया, पानी पी लिए, पेट भर गया, कुछ देर के लिए भूख मिट गई, ठीक है। या फिर कुछ खा लिए, समोसा खा लिए, बाहर से लेके पकौड़ा खा लिए, फ्रेंच फ्राइज खा लिए, तो ये सब से आप बचिए, ठीक है। नहीं तो आपके पेट की हालत खराब हो जाएगी, गैस बनेगी, एसिडिटी होगी, ये सब आपको दिक्कतें आ जाएंगी। किडनी किडनी क्यों खराब होती है, कम पानी पीने और ज्यादा नमक का सेवन करने से, ठीक है। देखिए पानी केवल किडनी के लिए नहीं, हमारे शरीर के लिए भी काफी उपयोगी होता है। आप लोगों ने पढ़ा ही होगा कि पानी जो है वे हमारे शरीर के लिए बहुत उपयोगी है, किडनी के लिए है ही। तो ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, कोशिश यही कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा पानी कीजिए। और देखिए नमक कम, इसमें लिखा है कि नमक का सेवन कम करें, ठीक है। नमक अगर आप कम करेंगे तो आपकी बीपी भी ठीक रहेगी, ठीक है, बीपी भी आपकी नॉर्मल रहेगी और किडनी भी आपकी सही रहेगी। तो कम नमक का भी यूज उतना ना कीजिए, एक नॉर्मल जो एवरेज है उतना ही। दिमाग क्यों होता है, दिमाग क्यों कमजोर होने लगता है, तनाव और नकारात्मक सोच, ठीक है। तनाव, एग्जाम आता है, टेंशन, ये पढ़ लें, वो पढ़ लें, ये नहीं पढ़े हैं, वो नहीं पढ़े हैं, तो इसको आप पहले से ही मेंटेन कीजिए, पहले से ही पढ़ के रखेंगे तो उतना तनाव आपका नहीं होगा। निगेटिव सोचिए ही नहीं, क्या पढ़े हैं क्या नहीं पढ़े हैं, बस ये कहिए कि हमारी तैयारी पूरी है, एग्जाम हमको देना है तो देना है, ठीक है। अरे देना है, बहुत हार्ड एग्जाम है, कैसे देंगे, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा वे तो बात की बात है, पहले आप अपना बेस्ट दीजिए, ठीक है। अग्नि अग्नि अग्न्याशय, अग्न्याशय हमारा क्यों खराब होता है, बहुत अधिक मीठा या चीनी का सेवन करने से, बहुत अधिक मीठा या चीनी का सेवन करने से हमारा अग्न्याशय खराब होता है, ठीक है। वैसे भी मीठा और चीनी बहुत कम ही खानी चाहिए, ठीक है। कान कान क्यों खराब होते हैं, जब हम लोग हेडफोन लगा लेते हैं, सर की क्लास चल रही है, 3 घंटे में मैराथन, आशा मैराथन पढ़ाएंगे, बैठ गए बच्चे कान में हेडफोन लगा के, ईयरफोन लगा के, 5-5 घंटे 6-6 घंटे में मैराथन चल रहा है, लगे हैं उसी में। अरे 5 घंटे 6 घंटे लगातार मैराथन पढ़ने से क्या होगा, जब आप पहले नहीं पढ़े हैं तो आपको लगता है कि ये 5 घंटे में आप पढ़ के सब कुछ कंप्लीट कर लेंगे। तैयारी पहले से रखिए, मैराथन तो रिवीजन के लिए है आपका, ठीक है। 5 घंटे 6 घंटे 8 घंटे मैराथन चला तो अब उसके साथ आप भी ना बैठिए, वीडियो को पॉज कीजिए, 10 मिनट 15 मिनट अपने आंखों को, अपने कानों को, अपने आप को रिलैक्स कीजिए, फिर आइए फिर मैराथन देखिए। लेकिन बच्चे आजकल क्या कहें, नहीं सर के साथ साथ चलना है, सर के साथ साथ चलना है, ऐसा गलती मत कीजिए, ठीक है। छोटी सी गलती आपको बहुत ज्यादा नुकसान दे सकती है। लीवर, ज्यादा फास्ट फूड और शराब का सेवन करने से, ठीक है। फास्ट फूड तो सब कहते हैं कि नहीं खाइए, तो जितना कम से कम खाइए उतना अच्छा आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। फेफड़ा क्यों कमजोर होता है, धूम्रपान, सिगरेट आपका हो गया है, सिगरेट, धूम्रपान में सिगरेट ही ज्यादातर बच्चे आजकल पीना चालू कर दिए हैं। क्लास 9-10 के बच्चे भी फू फू करने लगे हैं, 11th में जाते ही पता नहीं क्या हो गया है बच्चों को। दिल
दिल क्यों हमारा बीमार पड़ता है या कमजोर क्यों होता है? अधिक नमक और कोलेस्ट्रॉल वाली चीजों खाने से। जब हम नमक अधिक खाते हैं या कोलेस्ट्रॉल जिसमें ज्यादा होती है अगर वे खाते हैं तो हमारा दिल, देखिए एक चीज देखिए कि नमक, नमक क्या है? नमक हमारे दिल को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। नमक हमारे किडनी को भी इफेक्ट करता है, ठीक है। हमारा बीपी भी बढ़ाता है नमक, ठीक है। तो नमक और मीठा जितना कम से कम यूज कीजिए उतना ज्यादा सही है आप लोगों के लिए, ठीक है। फिर हम आते हैं एक नई क्लास लेके, नए क्वेश्चन, नए उनसे जुड़े नए फैक्ट और कुछ नई चीजें के साथ हम आपसे फिर अगली क्लास में मिलते हैं, ठीक है। आपको अगर हमारा चैनल अच्छा, हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।